हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट माइंड्स। गाइस, आज हम लोग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट की यूनिट नंबर 2 करेंगे। यूनिट नंबर 2 का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग कवर किया था। आज हम यूनिट 2 में का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम ऑर्गेनाइजिंग और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कवर अप करेंगे। इसमें थोड़ा और भी है, ये यूनिट मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसीलिए हम इसको 3 पार्ट में कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्टाफिंग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Organizational structure. Organizational structure is the system that shows who report to whom and how work is divided and coordinated in an organization. Organizational structure क्या होता है? Organization का structure, हमने पहला planning function था हमारा मैनेजमेंट का, दूसरा है हमारा organizational structure. Organizational structure में हम लोग क्या करते हैं, एक organization के अंदर एक reporting relationships establish करते हैं और काम को divide करते हैं, positions establish करते हैं basically. Organizational structure is the formal framework that defines how task, responsibilities, authority and communication are arranged within an organization. कैसे एक organization में टास्क डिवाइड होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज डिवाइड होंगी, कैसे उनको अरेंज करना है, ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक पूरा फ्रेमवर्क रेडी करना इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इफ वी टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, first is division of work. It divides the total work into different jobs and departments, so employees can specialize in specific tasks, improve efficiency and productivity. Division हम करते हैं किसका, काम का, कि कौन सा काम किस पोजीशन पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और कितना काम होगा। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट मीन्स एक अथॉरिटी देना, जिस पोजीशन पे बंदा काम कर रहा है उसको, जो वो डिसीजंस ले सके, एंड सेम एज अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जाएगी, वो बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। It helps coordinate the activities of different departments and individuals so that everyone work towards the organization's common goal. Means it help in coordination. ये कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है कि सारे लोग, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी डिवीजन हुआ है, वो सब एक कॉमन गोल की तरफ काम करें। नेक्स्ट इज improves communication. It provides clear communication channels between different levels and departments, ensuring smooth flow of information. एक प्रॉपर डिपार्टमेंट बना रहता है, एक हायरार्की रहती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, लाइक सीईओ, मैनेजर एंड देन सबऑर्डिनेट्स, सुपीरियर, सबऑर्डिनेट्स, ऐसे। तो उससे क्या होता है, कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, एक प्रॉपर चेन होती है कम्युनिकेशन की, ना तो कोई बंदा उसको मिस कर सकता है, और इससे क्या होगा, हमारा जो फंक्शनिंग है वो स्मूथ हो जाएगी। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन कंट्रोल। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कंट्रोलिंग में हेल्प करता है, क्योंकि हर एक बंदे के ऊपर एक सुपीरियर होता है जो उसको गाइड कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, तो इससे कंट्रोलिंग में भी हेल्प होती है। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कुछ टाइप्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के। फर्स्ट इज लाइन स्ट्रक्चर। अथॉरिटी फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ सिंगल चेन ऑफ कमांड। मतलब जहां पर अथॉरिटी फ्लो होती हो अपर लेवल से मिडल देन बॉटम लेवल पर, उसको बोलते हैं लाइन स्ट्रक्चर। इसकी फीचर्स की अगर हम बात करें, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, बेसिकली एक लाइन की तरह होता है। क्लियर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसके पास कितनी अथॉरिटी है और कौन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज सुटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। ये लाइन स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा सुटेबल रहता है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे काम एफिशिएंटली हो, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। नेक्स्ट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। एम्प्लॉयज आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइज्ड फंक्शंस सच एज मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर एंड प्रोडक्शन। फंक्शनल स्ट्रक्चर में एम्प्लॉयज जो है वो एक ग्रुप में डाल दिए जाते हैं एज पर देयर स्पेशलाइजेशन, जैसे मार्केटिंग वाले बंदे अलग, फाइनेंस वाले अलग, एचआर वाले अलग एंड प्रोडक्शन वाले अलग। इफ वी टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, फर्स्ट इज हाई स्पेशलाइजेशन। इसमें स्पेशलाइजेशन हाई होती है, क्योंकि जो जिस बंदे को जो काम आता है, एज पर देयर स्पेशलाइजेशन दे आर ग्रुप्ड इन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। नेक्स्ट इज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सपर्टीज। इसमें क्या होगा, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा एक्सपर्टीज को, लाइक जिस बंदे को जो काम आता है वो उसी डिपार्टमेंट में काम करेगा। लाइक फाइनेंस, अकाउंट वाले बंदे को हम अकाउंट्स में डालेंगे, जिससे हमारा जो बैलेंस है वो अच्छे से मेंटेन होगा। नेक्स्ट इज बेटर डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस। इससे हमारे डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। बेसिकली जिस बंदे को जो काम आता है वो उसी को काम को करेगा, उसी डिपार्टमेंट में जाएगा, जिससे हमारी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव होगी। नेक्स्ट इज लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर।
स्पेशलिस्ट स्टाफ वर्सेस लाइन मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग। बेसिकली क्या होता है इस स्ट्रक्चर में, जो लाइन मैनेजर है उसके पास अथॉरिटी होती है सबऑर्डिनेट्स पे, लाइन मैनेजर सबऑर्डिनेट्स को गाइड करेगा। वहीं इसमें साथ साथ एक स्टाफ स्पेशलिस्ट होता है जो कि एडवाइस करता है मैनेजर को, ताकि उनके डिसीजन को सपोर्ट कर सके, उनको एडवाइस दे सके और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। If we talk about the features of line and staff structure, first is combines line authority and expert advice। इससे क्या होता है, ये कंबाइन करता है लाइन अथॉरिटी और एक्सपर्ट एडवाइस को। जो भी लाइन मैनेजर डिसीजन लेगा वो एक एडवाइस के साथ लेगा तो वो बेटर होगा। नेक्स्ट इज इंप्रूव डिसीजन क्वालिटी, इससे डिसीजन की क्वालिटी बढ़ेगी, ऑब्वियसली एडवाइस लेके कर रहा है वो स्टाफ स्पेशलिस्ट की। नेक्स्ट इज सुटेबल फॉर मीडियम एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ये सुटेबल होता है मीडियम ऑर्गेनाइजेशन और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग होती है। नेक्स्ट इज डिविजनल स्ट्रक्चर, organization is divided into separate divisions based on products, customers और geographical areas। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। एक कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी जो कि मोबाइल फोन भी बना रही है, लैपटॉप भी बना रही है और होम अप्लायंसेस भी बना रही है। तो उसके लिए अलग अलग एक स्ट्रक्चर बनाना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना, अलग अलग डिवाइड करना टास्क को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, तो ये उस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इफ वी टॉक अबाउट द फीचर्स, फर्स्ट इज फोकस ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट और मार्केट। इसमें कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइक फोन वाला बंदा फोन पर फोकस करेगा या फिर लैपटॉप वाला बंदा लैपटॉप, तो वो उस मार्केट और उस प्रोडक्ट पर फोकस करेगा। क्विक डिसीजन मेकिंग, इसमें डिसीजन मेकिंग फास्ट होगा क्योंकि मोबाइल वाले डिसीजन मेकिंग से लैपटॉप वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी से सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जिससे डिसीजन मेकिंग बेटर और ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट इज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, इससे फ्लेक्सिबिलिटी होगी क्योंकि मोबाइल वाला बंदा डिसीजन लेने का या कुछ चेंज करने का सोच रहा है तो लैपटॉप या होम अप्लायंसेस वाले पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल से हमने समझ लिया डिविजनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वी विल कवर matrix structure. A matrix structure is the combination of functional and project structure where employees report to both functional manager and a project manager. Matrix structure क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का, जहां पर जो हमारा एम्प्लॉय है उसको दोनों को रिपोर्ट करना है, फंक्शनल मैनेजर को भी रिपोर्ट करना है, प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रिपोर्ट करना है। इट कंबाइंस बोथ फीचर्स फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। इसमें फंक्शनल और डिविजनल दोनों के फीचर्स आते हैं। फर्स्ट इज डुअल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, इसमें डुअल रिपोर्टिंग होगी, जो हमारा एम्प्लॉय है उसको प्रोजेक्ट मैनेजर को भी फंक्शनल मैनेजर को भी दोनों को रिपोर्ट करना पड़ेगा। कंबाइंस स्पेशलाइजेशन एंड प्रोजेक्ट फोकसेस, इससे क्या होगा, प्रोजेक्ट पर ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे और स्पेशलाइजेशन पर भी। प्रमोट्स टीम वर्क अक्रॉस डिपार्टमेंट, इससे डिपार्टमेंट में एक टीम वर्क भी बना रहेगा क्योंकि हमारे यहाँ पर दो स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है, तो इससे हमारा टीम वर्क प्रमोट होगा। नाउ वी विल कवर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल साइज। ऑब्वियसली अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें हम लोग अलग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो छोटी है उसमें अलग। लाइक लाइन, जो हमारा लाइन स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ा था वो हमारे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल रहता है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, कुछ का ब्रांड इक्विटी या कुछ और हो सकता है, लाइक गुडविल इंप्रूवमेंट, लाइक दैट। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिसाइड होता है, तो वो भी एक फैक्टर है जो इफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, हम किस बिजनेस एक्टिविटी में डील कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटीज क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है, तो वो भी एक तरीके से अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारे पास कितनी ह्यूमन रिसोर्स है उस बेसिस पे तो हम टास्क डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट, कितने कम्युनिकेशन की हमें रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इससे अफेक्ट होता है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट फिलोसफी, हमने कौन सी फिलोसफी अडॉप्ट की हुई है मैनेजमेंट की जिसके अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाएं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। वैसे तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे बट फिर भी आपके सिलेबस में थे तो मैंने पढ़ा दिया है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने हर एक स्मॉल पॉइंट कवर किया है आपके नोट्स में, सारे ही टॉपिक्स मैंने कवर किए, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। तो अगर आप मेरी वीडियोस और नोट्स से पढ़ करके जाएंगे तो आप डेफिनेटली पास, अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। नेक्स्ट वी विल कवर organizational design. Organizational design is the process of deciding how an organization should be structured and managed to achieve its goal. Organizational structure and organizational design basically सेम ही बात है, लेकिन आपके सिलेबस में अलग अलग था तो मैंने अलग अलग डिफाइन कर दिया है। ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन में क्या होता है, प्रोसेस होता है डिसाइडिंग कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन अपने काम को अचीव करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइज कर रही है, स्ट्रक्चर कर रही है
टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को. ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड अरेंजिंग द स्ट्रक्चर, रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली. नेक्स्ट वी विल कवरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और डिजाइन. फर्स्ट इज डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. जो पहला प्रोसेस का जो पहला स्टेप है वो होता है कि हमें डिफाइन करना है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को. क्लियरली आइडेंटिफाई द गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा बेसिकली गोल क्या है. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग एक्टिविटीज. डिटरमाइनिंग द एक्टिविटीज एंड टास्क नीडेड टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव. कि हमें क्या काम करना है, क्या एक्टिविटीज है, क्या हमारे स्टेप्स होंगे उस गोल को अचीव करने के लिए. नेक्स्ट इज ग्रुप एक्टिविटीज और डिपार्टमेंटलाइजेशन. हम डिपार्टमेंट क्रिएट करेंगे. ग्रुप सिमिलर एक्टिविटीज इनटू डिपार्टमेंट, जैसे कि HR, फाइनेंस और मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया सिमिलर एक्टिविटीज को सेम ग्रुप में डाल के. नेक्स्ट इज असाइनिंग ड्यूटीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिसाइड करना. एलोकेट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट्स. कि कौन बंदा क्या ड्यूटी करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी. नेक्स्ट इज डेलीगेट अथॉरिटी. हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ हमारी अथॉरिटी भी चलती है. अगर हम किसी बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो हम उसको अथॉरिटी भी डेलीगेट करेंगे जिससे वो डिसीजन ले सके. ग्रांट द नेसेसरी अथॉरिटी टू एम्प्लॉयज सो दे कैन परफॉर्म देयर टास्क एफिशिएंटली. नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. डिफाइन हु रिपोर्ट्स टू whom एंड क्रिएट अ क्लियर चेन ऑफ कमांड. एक रिलेशनशिप बनाना कि कौन किसको जवाब देगा, किसके पास जवाब देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेट एक्टिविटीज. एंश्योर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग. कि अलग अलग HR, फाइनेंस और मार्केटिंग और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबके बीच में कोऑर्डिनेशन रहे जिससे कि वो एक साथ काम कर सके टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट इज इवेल्युएट एंड मॉडिफाई द स्ट्रक्चर एंड मॉनिटर. मॉनिटर करना, हमने जो स्ट्रक्चर बनाया उसको देखना, उसमें किसी चेंजेस की तो जरूरत नहीं है, अगर है तो कहाँ पर जरूरत है और हमें कितने चेंजेस करने हैं. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन एंड स्ट्रक्चर. ऑब्जेक्टिव्स बोल लो, पर्पस बोल लो, इंपॉर्टेंस बोल लो, आप ये पॉइंट्स डाल सकते हैं हर चीज में. फर्स्ट इज अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सके. इससे एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, इंप्रूव्स एफिशिएंसी. काम करने के हम जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है हम उनके साथ काम कर सकते हैं, उनके एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, तो इससे एफिशिएंसी बढ़ती है. क्लैरिफाई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. किसको क्या काम करना है, किसको कहाँ जवाब देना है, वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो जाती है. नेक्स्ट इज टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन. इससे कोऑर्डिनेशन बना रहता है डिपार्टमेंट्स के बीच में. इंप्रूव्स कम्युनिकेशन. एक प्रॉपर चेन रहती है तो पता रहता है कि किससे ऑर्डर लेना है, किसको कम्युनिकेट करना है. एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चेन रहती है. नेक्स्ट इज एनहेंस डिसीजन मेकिंग. इससे डिसीजन मेकिंग हमारा बढ़ता है, अच्छे से हम डिसीजन ले सकते हैं, कहीं पर भी लाइक डुअल डिसीजन वाला सीन नहीं रहेगा. नेक्स्ट इज एंश्योर इफेक्टिव कंट्रोल. इससे हर एक सबऑर्डिनेट के ऊपर प्रॉपर एक सुपीरियर रहेगा जिससे कंट्रोलिंग में भी हेल्प मिलेगी. नेक्स्ट वी विल बी कवरिंग अथॉरिटी. Authority is the right to command, make decisions and control the actions of subordinates. Authority क्या होता है? बेसिकली पावर होती है जो कि हम अपने कुछ एम्प्लॉयज के हाथ में भी देते हैं जिससे वो डिसीजंस ले सके, जिससे हमारा जो फंक्शनिंग है ऑर्गेनाइजेशन की वो अच्छे से हो सके. अथॉरिटी इज द फॉर्मल राइट और पावर गिवन टू अ मैनेजर और एम्प्लॉय टू मेक डिसीजंस, इशू ऑर्डर एंड इंश्योर दैट टास्क आर परफॉर्म टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल. अथॉरिटी बेसिकली मैंने भी आपको बताया पावर होती है कि कोई बंदा डिसीजन ले सके, ऑर्डर इशू कर सके और इंश्योर कर सके कि टास्क अच्छे से परफॉर्म हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं. If we talk about the features of authority, first is legitimate power, basically legal power. Authority is the legal and official right to give orders and make decisions. हम अथॉरिटी में किसी भी बंदे को जब हम अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं तो वो हम उसको एक लीगल पावर देते हैं डिसीजंस लेने की और ऑर्डर देने की. राइट टू मेक, नेक्स्ट इज राइट टू मेक डिसीजंस एंड राइट टू गिव ऑर्डर. यही कि हम लोग किसी बंदे को, किसी एम्प्लॉय को, किसी मैनेजर को पावर दे रहे हैं कि वो डिसीजंस भी ले सकते हैं और वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फ्लो डाउनवर्ड. अथॉरिटी जो है वो डाउनवर्ड फ्लो होती है, जितना सुपीरियर उस पर बंदा बैठा रहेगा, लाइक टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट के पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी रहेगी तो डाउनवर्ड फ्लो होती है, जितने ऊपर बंदा है उसके पास उतनी ही अथॉरिटी रहेगी. नेक्स्ट इज लिंक्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी पर लिंक्ड होती है क्योंकि अगर किसी बंदे को अथॉरिटी दी जा रही है तो जवाबदेही भी उसी की रहेगी अगर उसके अंडर में कुछ गलत काम हो रहा है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से लिंक होती है. नेक्स्ट इज एसेंशियल फॉर मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में एसेंशियल है, जरूरी है, क्योंकि अगर अथॉरिटी डेलीगेट नहीं की जाएगी तो डिसीजन मेकिंग जो है वो स्लो होंगे और इसमें मैनेजमेंट में जो हमारा फंक्शन है वो स्लो होगा.
Types of authority. First is line authority. Line authority is the direct authority that a manager exercise over subordinates. लाइन अथॉरिटी बेसिकली जो पावर दी जाती है, जैसे कि हमने लाइन स्ट्रक्चर पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसमें मैनेजर होता है, देन सुपीरियर, देन सबऑर्डिनेट, तो इस तरीके से एक चेन चलती है बेसिकली जिसमें ऑर्डर भी दे सकता है. नेक्स्ट इज स्टाफ अथॉरिटी. स्टाफ अथॉरिटी इज द अथॉरिटी टू एडवाइस, गाइड एंड सपोर्ट लाइन मैनेजर. जो हमने अभी पढ़ा था एक लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर, उसमें हमने पढ़ा था कि स्टाफ जो है हमारा स्पेशलिस्ट वो एडवाइस करता है. तो सेम एज इन दिस स्टाफ अथॉरिटी में भी एडवाइस और गाइड करेगा लाइन मैनेजर को स्टाफ अथॉरिटी जिसके पास होगी, स्टाफ स्पेशलिस्ट वो. नेक्स्ट इज फंक्शनल अथॉरिटी. फंक्शनल अथॉरिटी इज द राइट गिवन टू स्पेशलिस्ट टू कंट्रोल स्पेसिफिक एक्टिविटीज इन द अदर डिपार्टमेंट. किसी अदर डिपार्टमेंट में कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की अथॉरिटी. नेक्स्ट इज डेलीगेटेड अथॉरिटी. इट इज द अथॉरिटी दैट अ मैनेजर ट्रांसफर टू अ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क एंड मेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ द मैनेजर. फॉर एन एग्जाम्पल, कोई भी एक प्रोजेक्ट है तो अपने मैनेजर ने अपने एम्प्लॉय को पूरी अथॉरिटी दे दी कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तुम सारे डिसीजंस ले सकते हो बिना मेरे कंसर्न के. तो ये उसने अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर दी फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और अ टास्क. नेक्स्ट इज सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी. इट इज अ सिस्टम इन विच मोस्ट डिसीजन मेकिंग पावर इज कंसंट्रेटेड एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है, सेंट्रल पर अथॉरिटी होती है, सारी डिसीजंस लेने के डिसीजन सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास होते हैं और किसी के पास नहीं होते. नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी. इट इज अ सिस्टम इन विच डिसीजन मेकिंग पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट. डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती है जहां पर हर एक डिपार्टमेंट में अथॉरिटी दे दी जाती है, डिसेंट्रलाइज कर दी जाती है ताकि वो डिसीजंस ले सकें. नेक्स्ट वी विल कवर इंपॉर्टेंस ऑफ अथॉरिटी. फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग. अगर अथॉरिटी होगी किसी भी बंदे के पास तो उससे डिसीजन मेकिंग अच्छा होगा, उससे डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी. नेक्स्ट इज एंश्योर डिसिप्लिन. इससे डिसिप्लिन भी बना रहेगा. क्लैरिटी क्लैरिफाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर अथॉरिटी होगी तो उसके साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिंक्ड होती है तो इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लैरिफाई होगी कि किसको जवाब देना है. नेक्स्ट इज इम्प्रूव एफिशिएंसी. इम्प्रूव एफिशिएंसी तो यूनिवर्सल पॉइंट है, इसको आप हर जगह लिख सकते हो. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, क्योंकि हर एक फंक्शन मैनेजमेंट का एफिशिएंसी को बढ़ाता है. नेक्स्ट इज प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन. इससे हमारे डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट के पास हमारे पास अथॉरिटी होगी कुछ डिसीजंस लेने की, तो कोऑर्डिनेशन बना रहेगा. हेल्प्स अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ये भी एक यूनिवर्सल पॉइंट है, आप इसको भी हर जगह लिख सकते हो. नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ अथॉरिटी. अब यहाँ पर लिमिटेशंस वाली थोड़ी अलग थी तो इस वजह से मैंने पॉइंट्स डाल दिए. फर्स्ट इज मिस यूज ऑफ अथॉरिटी. कोई भी बंदे को हम पावर दे रहे हैं वो उस चीज का गलत इस्तेमाल कर सकता है, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है, डोमिनेट कर सकता है अपने सबऑर्डिनेट्स को. नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग डिसीजंस. जिस बंदे को हमने अथॉरिटी दिया हो सकता है वो गलत डिसीजन ले जो कि हमें लॉस में पहुंचा दे. नेक्स्ट इज रिड्यूस क्रिएटिविटी. इससे कभी कभी जो हमारे लोअर मैनेजमेंट है उसकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है क्योंकि सारी अथॉरिटी अपर लेवल के पास होती है, मिडिल लेवल के पास होती है. नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट अमंग मैनेजर्स. हो सकता है दो मैनेजर के बीच में, डिपार्टमेंटल मैनेजर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए, लड़ाई हो जाए अथॉरिटी को लेकर के कि डिसीजन मेकिंग पावर मेरे पास ज़्यादा है, मेरे पास ज़्यादा है, इस तरीके से. कैन नॉट गारंटी रिजल्ट. ज़रूरी नहीं है जिस बंदे को हमने अथॉरिटी दी है वो हमें अच्छा रिजल्ट ही दे, मिसयूज भी हो सकता है बेसिकली. नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन और ड्यूटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म असाइन टास्क एंड अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स. ऑब्लिगेशन और ड्यूटी किसी भी इंडिविजुअल की, कोई बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, जवाबदेही होता है बेसिकली. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि ये काम टाइम पर कंप्लीट होना चाहिए और जितना हमें रिजल्ट चाहिए उतना रिजल्ट भी आना चाहिए. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी टू कंप्लीट अ टास्क असाइंड बाय अ सुपीरियर. बेसिकली एक ड्यूटी होती है. फर्स्ट फीचर्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट इज ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द ड्यूटी, कि हमारी ड्यूटी है, हमें करना ही करना है और उसका जवाब देना है. नेक्स्ट इज अराइज फ्रॉम अथॉरिटी. अथॉरिटी के साथ लिंक्ड होती है तो अथॉरिटी से ही अराइज होगी. किसी बंदे के पास डिसीजन मेकिंग की पावर होगी तो उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिंक्ड होगी. नेक्स्ट इज कैन नॉट बी डेलीगेटेड कम्प्लीटली. रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं पर भी डेलीगेट नहीं की जा सकती है. फॉर एन एग्जाम्पल, हमने भी एग्जाम्पल देखा था कि मैनेजर ने अपनी कुछ अथॉरिटी अपने एम्प्लॉय को, अपने सबऑर्डिनेट को दे दी फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, लेकिन जो टॉप मैनेजमेंट है वो जवाब मैनेजर से मांगेगा, ना कि उस एम्प्लॉय से जिसको अथॉरिटी डेलीगेट की गई है. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं की जा सकती कंप्लीटली. डेलीगेशन का मतलब होता है बांटना, किसी को थोड़े टाइम के लिए दे दी अथॉरिटी, इस तरीके से. फ्लोज अपवर्ड. रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अपवर्ड फ्लो करती है. जो हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा टू गिव द आंसर्स टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट.
टू दी टॉप लेवल मैनेजमेंट, उनको जवाब देना पड़ेगा कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज क्रिएट्स अकाउंटेबिलिटी, इससे अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट्स होती है। अकाउंटेबिलिटी का भी मतलब जवाबदेही होता है, बेसिकली आंसरेबिलिटी की ये काम क्यों, कैसे, कब, कहाँ होना है, जस्टिफाई करना। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ऑब्वियसली एम्प्लॉयज के ऊपर काम करने की, तो ऑब्लिगेशन भी रहेगी, जवाब देने वाली भी रहेगी बात। नेक्स्ट वी विल कवर delegation. Delegation is the transfer of authority and responsibility from a superior to a subordinate to accomplish a specific task. अभी हमने delegation पढ़ा था, बेसिकली क्या होता है, ट्रांसफर कर दी जाती है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जवाबदेही और कुछ डिसीजन मेकिंग की पावर सुपीरियर के थ्रू सबॉर्डिनेट को, जिससे कि वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सके। डेलीगेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू सबॉर्डिनेट्स एंड ग्रांट्स देम द नेसेसरी अथॉरिटी टू परफॉर्म दोज ड्यूटीज। बेसिकली डेलीगेशन एक प्रोसेस है जिसमें मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या टास्क कंप्लीट करने के लिए कुछ टाइम के लिए अपनी अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देता है कि जितने भी डिसीजंस हैं वो एक प्रोजेक्ट को लेकर के तुम करोगे, और जितने भी जवाबदेही है, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब तुम्हारी बनती है। इफ वी टॉक अबाउट द फीचर्स, फर्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटीज, में ट्रांसफर होता है अथॉरिटी का, डिसीजन मेकिंग पावर का। असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी बनती है मैनेजर की, जिसको वो दे रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी। नेक्स्ट इज एसेंशियल फॉर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में एसेंशियल है जिससे कि डिसीजन मेकिंग फास्ट हो सके, हमारा काम अच्छे से और जल्दी से हो सके। इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, एज यूजुअली यूनिवर्सल पॉइंट है, हर जगह एप्लीकेबल है, लिख दो। एफिशिएंसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी क्योंकि डिसीजन मेकिंग अच्छा होगा। नेक्स्ट इज प्रमोट्स एम्प्लॉय डेवलपमेंट, इससे क्या होगा, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट भी होगा, एम्प्लॉय ज्यादा क्रिएटिविटी के साथ काम कर पाएगा। Now we will cover the centralization of authority and responsibility. Centralization is a system in which authority and responsibility are concentrated at the top level of management and major decisions are made by the senior executive. Centralization का मतलब क्या होता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास हो, उसने किसी को डिवाइड ना करा हो, किसी को भी कोई डिसीजन मेकिंग पावर ही ना दी गई हो। सेंट्रलाइजेशन मीन्स कीपिंग डिसीजन मेकिंग पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेनली विद द टॉप मैनेजमेंट, सारे डिसीजन मेकिंग पावर टॉप मैनेजमेंट के पास। इसके अगर हम फीचर्स की बात करें, डिसीजन मेकिंग इन कंसंट्रेटेड एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट लेगा। लोअर लेवल मैनेजमेंट के हैव लिमिटेड अथॉरिटी, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होगी, कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगी। यूनिफॉर्म पॉलिसीज एंड प्रोसीजर आर फॉलोड, एक पर्टिकुलर पॉलिसी और प्रोसीजर हर लेवल पर एप्लीकेबल होगा क्योंकि सब रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप मैनेजमेंट के पास होगी। स्ट्रॉन्ग कंट्रोल बाय द टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होगा अपने जूनियर्स पर। कम्युनिकेशन जनरली फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऑब्वियसली टॉप मैनेजमेंट ही मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताएगा कि क्या, कब, काम, कैसे, कहाँ, क्यों करना है। Next is decentralization of authority and responsibility. Decentralization is a system in which authority and responsibilities are distributed among different levels of management, allowing lower level managers to make decisions. Decentralization means sharing decision making power and responsibility with lower level management. Decentralization में क्या होता है, ये centralization का बिल्कुल अपोजिट होता है, जिसमें हम अपने जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर देता है अमंग द लोअर लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट, कि उनके पास भी डिसीजन मेकिंग पावर होगी, वो उनको जवाब देना होगा और उन्हीं के पास अथॉरिटी होगी, वो अपनी मर्जी से कैसे भी काम कर सकते हैं बेसिकली। फीचर्स की अगर हम बात करें, अथॉरिटी इज डेलीगेटेड टू लोअर लेवल मैनेजर, लोअर लेवल मैनेजर को डिसीजन मेकिंग पावर दे दी जाती है जिससे कि फास्टर डिसीजन मेकिंग होता है हमारा। ग्रेटर एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, इससे हमारा एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो क्रिएटिव माइंड सेट के साथ सोच सकेंगे। एनकरेज इनिशिएटिव एंड इनोवेशन, इनिशिएट करेंगे, इनोवेशन भी बढ़ेगा, वो नए नए आइडियाज लेकर के आएंगे। रिड्यूस वर्कलोड ऑफ टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट का वर्कलोड जो है वो कम हो जाएगा। Now we will cover the span of control. Span of control refers to the number of subordinates that a manager can effectively supervise and manage. भाई एक मैनेजर जो है वो कितने ही बंदों को संभाल सकता है, तो वो एक नंबर डिसाइड करना कि how many number of subordinates can be managed by a manager is basically refers to the span of control. Span of control is the number of employees directly reporting to the manager, कि कितने number of employees रिपोर्ट करेंगे मैनेजर को। इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो डिफाइंड मैनेजर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, इससे मैनेजर और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप डिफाइन होता है। इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि अगर हमारे पास ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे तो हमें उतने ही मैनेजर की जरूरत पड़ेगी, उतनी ही सुपीरियर की जरूरत पड़ेगी उनके ऊपर। अफेक्ट्स कम्युनिकेशन, इससे कम्युनिकेशन भी अफेक्ट होगा, जितना ज्यादा वर्कर्स होंगे उतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन चेन हो जाएगी। वेरीज अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में वेरी करता है। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट एफिशिएंसी, एफिशिएंसी पर फर्क पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कि जितने
एक मैनेजर 10 बंदों को संभाल रहा है तो कहीं ना कहीं वो एक दो को मिस कर जाए, जिससे कि हमारी एफिशिएंसी पर फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट वी विल कवर इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, इम्प्रूव सुपरविजन। इससे क्या होगा, सुपरविजन बढ़ेगा, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पता रहेगा कि कितने बंदे एक मैनेजर के द्वारा मैनेज करे जा सकते हैं इजीली, तो इससे सुपरविजन अच्छा रहेगा। एनहेंस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, क्योंकि फॉर एन एग्जांपल कोई भी एक मैनेजर है, उसके नीचे 10 बंदे काम कर रहे हैं। द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म बाय दीज 10 पीपल्स, दीज 10 एम्प्लॉइज। सो उससे कम्युनिकेशन एक कैसे एनहेंस होगा, टॉप लेवल मैनेजर टॉप लेवल मैनेजमेंट मैनेजर को सारे कम्युनिकेट करेगा जितने भी उनके डिसीजंस हैं, और वो उन 10 बंदों को कम्युनिकेट करेगा, तो इससे हमारा जो डिसीजन है वो कम्युनिकेशन है वो एनहेंस होगा। नेक्स्ट इज इंक्रीज एफिशिएंसी, इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी क्योंकि सुपरविजन अच्छा होगा। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बना रहेगा बिटवीन द वर्कर्स हु आर वर्किंग अंडर अ मैनेजर। नेक्स्ट इज सपोर्ट बेटर डिसीजन मेकिंग, इससे डिसीजन मेकिंग भी हमारा अच्छा होगा, क्योंकि हर एक मैनेजर के पास एक प्रॉपर अथॉरिटी भी मिलेगी उसको, और वो अपनी अथॉरिटी को चाहे तो वो डेलीगेट कर सकता है, जिससे उनका डिसीजन मेकिंग भी इम्प्रूव होगा, और वो अच्छे से सुपरवाइज कर पाएगा कि कौन बंदा कैसे काम करता है, जिससे वो और अच्छे से डिसीजंस ले पाएगा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। फर्स्ट इज नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, अ मैनेजर सुपरवाइज स्मॉल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। नैरो क्या होता है, छोटा, कम, जिसमें स्मॉल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हो। नेक्स्ट इज वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, मैनेजर सुपरवाइज लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो वो वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल हो गया। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज की हम ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टाफिंग कवर करेंगे। आज हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसके टाइप्स, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए। ये वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको भी बोर फील होने लगेगा, इसलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टाफिंग कंप्लीट करेंगे, जिसके साथ हमारी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट की यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगी। गाइज आपको एक बात और बतानी थी कि इस बार सैम 1 का BBA का सिलेबस चेंज हो चुका है, तो आप लोग एक बार साइट विजिट कर लेना अपनी CCS वालों। और वैसे तो मैं आपके CCS के अकॉर्डिंग ही नोट्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, बट स्टिल हो सकता है कहीं कुछ कॉलेजेस में अभी भी पुराना वाला सिलेबस हो और कुछ में नया, तो अभी के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपका सिलेबस चेंज हो चुका है, तो प्लीज़ गो फॉर इट, एक बार चेक कर लेना। वैसे तो मैं आपको चैनल पर अपडेट देती रहूँगी, तो इसलिए प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मुझे मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही है, तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा काम करने के लिए चैनल पे। सो थैंक यू सो मच। और मैंने आप लोगों के लिए रिज्यूमे बिल्डिंग और HR इंटरव्यू के क्वेश्चंस वगैरह भी डाले हैं चैनल पर, तो प्लीज़ एक बार जाकर उनको भी देख लें, जिससे आपको इंटरव्यू क्रैक करने में भी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।